हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10वीं अध्याय 2 संघवाद का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको अभ्यास के प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। पहला है मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। इसको मैंने अलग अलग रंगों से दर्शा दिया है। झारखंड लाल रंग से है, गोवा और छत्तीसगढ़ लाल रंग से है, गोवा केसरिया रंग से, सिक्किम पीले कलर से है और मणिपुर को नीले रंग से दर्शाया है। प्रश्न दूसरा है, विश्व के खाली मानचित्र में भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों को अवस्थित बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। उत्तर कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। इसमें आपको दिख रहे होंगे तीनों स्थान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम। ये खाली स्थान छूटे हुए हैं, इनको आप लोग रंग से भर सकते हैं खाली मानचित्र लेकर। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। आंसर हो जाएगा बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था। भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य की 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। बेल्जियम में अलग एक विशेषता है, बेल्जियम से जो अलग है भारत में व्यवस्था, वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता में को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर हैं? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो ये हमने दिया हुआ है अंतर। पहला कॉलम है इसमें सूची, दूसरा संघात्मक सरकार और तीसरा है एकात्मक सरकार। सरकारों का स्तर, इसके आधार पे क्या संघात्मक में व्यवस्था होती है, क्या एकात्मक सरकार में व्यवस्था होती है, इसको बताएं। फिर सरकारों के अधिकार, संघ सरकार के अधिकार क्या होते हैं, एकात्मक सरकार के अधिकार क्या होते हैं, इसको बताया है। फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसमें संघीय सरकार के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है उसके विषय में बताया है। और एकात्मक शासन में संविधान में कैसे संशोधन होता है इसको हमने बताया है। अगला इसका पॉइंट है नागरिकता। तो संघीय सरकार में नागरिकता कैसी होती है, एकात्मक सरकार में नागरिकता कैसी होती है, ये इसमें पॉइंट के अंतर्गत हमने अंतर बताया है। फिर वित्तीय व्यवस्था स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता यानी धन संबंधी क्या अधिकार होते हैं, कितनी स्वतंत्रता होती है, इसके लिए इन पॉइंटों के अंतर्गत दर्शाया है जो आप पढ़ के देख लेंगे। अगली
जो इसके अंतर्गत पॉइंट है, वित्तीय स्वायत्तता और न्यायपालिका की भूमिका। तो न्यायपालिका जैसे संघीय सरकार में है हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, लेकिन एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें न्यायपालिका की भूमि महत्वपूर्ण नहीं होती। यहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम ना करे तो यह उसे समाप्त कर सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण स्तरों को बताएं। आंसर हो जाएगा, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों से गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायतों, शहरों और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इससे पहले ना तो कोई अधिकार था ना कोई संसाधन। 1992 में संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बताया गया है, बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। हर राज्य में पंचायत नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। प्रश्न 6वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूँकि अमेरिका तथा तरह इसमें जो ये ऊपर कॉमा लगे हुए हैं ये खाली स्थान को दर्शाते हैं। तो चूँकि अमेरिका तरह का संघ है तो खाली स्थान तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खाली स्थान है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें हमने खाली स्थानों को भरा है। चूँकि अमेरिका स्वतंत्र, अमेरिका के बाद जो लिखा हुआ है वो खाली स्थान है। स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, तो ये आप देख लेंगे। इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये खाली स्थान जहाँ जहाँ भी है इनको भर के हमने प्रस्तुत कर दिया है। 7वां प्रश्न है, भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझें उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। पहला तर्क है संहिता का। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। दूसरा है अरमान का कथन, भारत के आधार पर राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषाओं के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश का कथन है, इस नीति से अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया गया है। सबसे सटीक जो कथन है वो संगीता का है। संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी के अतिरिक्त बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया उसी से हमारे देश में शांति और व्यवस्था
बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृहयुद्ध और अशांति की स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। श्रीलंका में क्या हुआ है, सिंहली बोलने वाले और तमिल बोलने वाले जो हैं उनके बीच संघर्ष निरंतर चलता रहता था और गृहयुद्ध छिड़ा रहा। प्रश्न 8वां है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। अब ये 4 विशिष्टताएं दी हैं, इनमें से एक जो प्रमुख है वो आपको बताना है। इसमें सही उत्तर जो है घ वाला है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। तो तीनों सूचियाँ दी हुई हैं। संघीय सूची के जो विषय हैं वो हम बता देते हैं, रक्षा, बैंकिंग और संचार। इसी प्रकार से राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें पुलिस, कृषि और व्यापार। समवर्ती सूची के जो विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं वो है शिक्षा, वन और विवाह। इस पर दोनों सरकारें नियम बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़ दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। तो इसमें राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट सूची। तो इसमें जो मेल वाला पॉइंट नहीं है उसमें स्थानीय सरकार अवशिष्ट सूची, ये वाला अलग है, ये जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न 11वां है, सूची नंबर 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर लिखिए। पहली सूची में दिया है भारतीय संघ। भारतीय संघ का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी सही जोड़ी सही दी है उसमें। फिर दिया है राज्य, तो राज्य का संबंध राज्यपाल से है। इसी तरह से नगर निगम का संबंध मेयर से है, मेयर जिसको हम महापौर भी कहते हैं। ग्राम पंचायत का संबंध सरपंच से है। तो इसका उत्तर जो है सारे गा माँ दिया है, इसमें से गा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले का जोड़ी बन रहा है आ से, दूसरे का सा से, तीसरे का दा से और चौथे का बा से। 12वां प्रश्न है, इन बयानों पर गौर करें और उत्तर दें। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। दूसरा दिया है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तीसरा दिया है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। और चौथा है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए। अब ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है ये आपको ढूंढना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आ और बा। आ और बा ये दोनों सही हैं। इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। श्री हरि क्लासेस के अंतर्गत आपने ये वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।